नमस्कार दोस्तों, होम साइंस एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए सीरीज 6 MCQs लेकर के आई हूँ, जो आपके विभिन्न पदार्थ से रिलेटेड क्वेश्चन है। मुख्य रूप से आपके न्यूट्रिशन, टेक्सटाइल से संबंधित ज़्यादातर क्वेश्चन है आपके, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपकी सीरीज चल रही है। प्लीज़ कोई सीरीज आप ना छोड़ें। यदि आप मेरे से जुड़े हुए हैं तो सारी सीरीज़ को देखें। थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगी क्योंकि ये बोर्ड पे नहीं है, ऑनलाइन मोड पर नहीं है, तो प्लीज़ इससे आप जो है थोड़ा सा मैनेज करिएगा और इसको आप ज़रूर देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करिए, जिससे और भी बच्चे इससे लाभान्वित हो सकें और वो सक्सेस हो सकें। तो देखिए, मैंने कल क्वेश्चन आपसे पूछा था, तो इसमें आपका एक क्वेश्चन गलत हो रहा था, मेरे से भी हो रहा था गलत। ग्लूटामिक एसिड, तो देखिए ग्लूटामिक जो एसिड था, मैंने कल भी बताया था, ग्लूटामिक एसिड हमारा एसेंशियल अमीनो एसिड नहीं है, बल्कि वो हमारा नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड में आता है हमारा। देखिए, जो हमारे एसेंशियल अमीनो एसिड हैं, हिस्टिडीन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन, आर्जिनिन, मिथियोनिन, थ्रियोनिन, फिनाइलैलानिन, वैलिन, यही हमारे केवल 10 एसेंशियल अमीनो एसिड हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। और इसमें से आपका जो ट्रिप्टोफेन होता है, ये क्वेश्चन आपका आया है, जो ट्रिप्टोफेन होता है बहुत ही महत्वपूर्ण जीवनदायक अमीनो अम्ल होता है, और ये जो है आवश्यक एसेंशियल अमीनो अम्ल ट्रिप्टोफेन, जो हमारे प्राणी जो भोज्य पदार्थ होता है, जैसे दूध, दही, पनीर, मांस, मछली, इनमें ट्रिप्टोफेन पाया जाता है और ये हमारे शरीर की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखना, ट्रिप्टोफेन हमारे लिए बहुत ही आवश्यक होता है। और इसके साथ साथ आपको जो 5 और जो है आपके सेमी एसेंशियल है, जिनको हमें भोजन के दौरान लेना पड़ता है। इनके नाम एक बार मैं बोल देती हूँ: थायरॉक्सिन, सिस्टीन, ग्लाइसिन, टायरोसिन और सीरीन। ये क्या है? ये हमारे जो है सेमी एसेंशियल हैं। और नॉन एसेंशियल में क्या होते हैं? जो हमारे एनालिन होते हैं, हाइड्रोक्सीप्रोलिन, प्रोलिन और एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, ये हमारे नॉन एसेंशियल में आते हैं। तो ये चीज़ कल गलत हो रहा था, तो आप ये चीज़ आप देख लीजिएगा। और इसके साथ साथ आपका एक क्वेश्चन था कि जो मीनू के बारे में मैं पढ़ा रही थी, तो मीनू में एक था आपका, जो मैंने क्वेश्चन पूछा था कि हॉस्टल, हॉस्पिटल, होम्स और इंस्टीट्यूशन में जो मीनू तैयार किए जाते हैं वो क्या होते हैं? वो प्लान पहले से एडवांस में ही प्लान रूप में कर लिए जाते हैं, और उन्हीं के अनुसार, चाहे वो 5 दिन का बनाना हो, चाहे वो 1 महीने का बनाना हो, तो क्या होते हैं, वो पहले से ही प्लान वे में रहते हैं और वो साइक्लिक मीनू पूरा चलता रहता है। इसीलिए जो है हॉस्टल, हॉस्पिटल और जो है होम में इनका उपयोग किया जाता है। लेकिन जो कम्बिनेशन मीनू होता है, तो देखिए कम्बिनेशन में आला कार्ट मीनू यूज किया जाता है, इसमें चॉइस होता है कि, और इसमें एक चीज़ और है, उसमें टेबल डी हार्ट मीनू का भी प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो कम्बिनेशन मीनू होता है, इसमें जैसे कोल्ड के साथ मतलब हॉट के साथ आप कोल्ड चीज़ ले रहे हो, यानी इसमें कम्बिनेशन होता है चीज़ों का, चिकन के साथ और दूसरी चीज़ आप ले रहे हो, तो ये होता है कम्बिनेशन मेनू, जो चॉइस पर आधारित होता है। तो इसलिए आप लोग कहते हैं इसको डिटेल कर दीजिए, इसलिए मैं यहाँ पर बता रही हूँ आपको। जो कम्बिनेशन मीनू होता है वो हमारा चॉइस पे बेस होता है, और इसमें कम्बिनेशन होता है। कम्बिनेशन का मतलब एक के साथ दूसरा, जैसे हम कोई चीज़ खा रहे हैं तो मैं उसके साथ कोल्ड ड्रिंक ले रही हूँ, तो क्या है? ये कम्बिनेशन होता है, इसमें चॉइस के ऊपर निर्धारित होता है। और इसके साथ साथ इसमें जो होता है टेबल डी हार्ट मीनू के रूप में भी एक सेट प्राइस होता है कि ये चीज़ आप लेंगे कम्बिनेशन के रूप में, तो आपको ये प्राइस देना पड़ेगा। तो इस तरह से वो सेट होते हैं, किसमें? कम्बिनेशन मीनू में। और साइक्लिक मीनू में पहले से प्लान होता है, इसमें कोई चॉइस नहीं होती, इसमें जो चीज़ प्लान है उसी के अनुसार आपको खाना पड़ेगा। तो ये होती है हमारी साइक्लिक मीनू। अब आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। देखिए, आपका है गठिया एक आनुवंशिक रोग नहीं है जो महिलाओं में पाया जाता है। तो देखिए, इसमें आपको, यदि आपने गठिया के बारे में पढ़ा होगा तो देखिए यहाँ पर, यदि आपने इसको पढ़ा होगा तो आंसर आसानी से दे सकते हैं। क्या कह रहा है इसमें? गठिया एक आनुवंशिक रोग नहीं है जो महिलाओं में पाया जाता है। दूसरा, इसमें कारण क्या है कि गठिया रोग में प्यूरिन चयापचय और यूरिक एसिड असामान्य हो जाता है, जिसके कारण गठिया रोग हो जाता है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले एक शब्द लिखा है नहीं, यानी गठिया एक आनुवंशिक रोग नहीं है।
देखिए गठिया एक आनुवंशिक रोग है जो महिलाओं में पाया जाता है। ये यहाँ पर नहीं शब्द गलत है, अगर इसमें नहीं शब्द ना होता तो ये जान लीजिए सेंटेंस सही था। तो इन बातों पर थोड़ा सा ध्यान दिया करिए जब पढ़ते समय। तो गठिया एक आनुवंशिक रोग है जो महिलाओं में पाया जाता है, लेकिन इसमें नहीं शब्द दिया है, इसीलिए क्या है ये गलत दिया गया है। दूसरा इसमें है कि जो गठिया रोग होता है, जो प्यूरिन पाया जाता है, उसकी चयापचय और यूरिक एसिड की असामान्य जब हो जाता है शरीर में, उस समय गठिया रोग हो जाता है, यानी जो हमारे जोड़ होते हैं उनमें दर्द होना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर क्या है, एक गलत है और आठ सही है। ये आपका क्वेश्चन का आंसर ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बाल विकास से संबंधित है। देखिए ये आपका क्वेश्चन आया भी है। इन्फेंटोमीटर, फाइबर ग्लास टेप, हार्पेन कैलिपर्स, स्टेडियोमीटर, इन किस चीज़ के लिए इनका मापन किया जाता है ये आपको बताना है। तो देखिए हमारा जो इन्फेंटोमीटर है, क्या है, इन्फेंटोमीटर ये चाइल्ड्स के लेंथ को नापने के लिए इन्फेंटोमीटर का प्रयोग करते हैं। फाइबर ग्लास टेप होता है, ये जो अपर आर्म सर्कम्फ्रेंस होते हैं, यानी अपर आर्म की जो मोटाई होती है उसको माप सर्कम्फ्रेंस को चेक करने के लिए क्या करते हैं इसमें, यानी आपका ये फाइबर ग्लास टेप, इसी को साकिर टेप भी कहते हैं, इनका प्रयोग किया जाता है। ट्राई कलर्स में 3 कलर का होता है जिनका उपयोग किया जाता है, और ये होता है फाइबर ग्लास टेप जो मिड अपर आर्म सर्कम्फ्रेंस को चेक करने के लिए किया जाता है। अब आता है हमारा हार्पेन कैलिपर्स। क्या है हार्पेन कैलिपर्स, ये फैट के को देखने के लिए, यानी हमारे फैट फोल्ड थिकनेस होता है उसको चेक करने के लिए हार्पेन कैलिपर का यूज किया जाता है। ये दोनों में अंतर देख लीजिएगा। जो फाइबर ग्लास है ये हमारे अपर आर्म सर्कम्फ्रेंस को चेक करता है, जो हार्पेन है ये फैट फोल्ड थिकनेस यानी फैट को चेक करने का काम करता है। लेकिन जो हमारा स्टेडियोमीटर है ये मेजरिंग करता है किसका, ह्यूमन हाइट का। अब यहाँ पर देखो इन्फेंटो है तो ये बच्चे के लिए है, स्टेडियोमीटर है क्या है, मेजरिंग ह्यूमन हाइट रूटीन मेडिकल एग्जामिनेशन एंड आल्सो क्लिनिकल टेस्ट करने के लिए स्टेडियोमीटर का प्रयोग करते हैं, जिससे ह्यूमन हाइट का पता चले क्या चीज़ें मतलब उसमें चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है। देखिए नेक्स्ट भी आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर आपको बताना है, नॉर्मल सिस्टोलिक, डायसिस्टोलिक, सीवियर हाई ब्लड प्रेशर। ये आपके क्वेश्चन आपके 1 नंबर 1 लाइन में भी आते हैं, मैच में भी आते हैं। तो देखिए इसका जो क्वेश्चन का है, देखिए इसमें मैच द पॉइंट, इनको मैच कराइए। नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है कितना होता है आपको पता है, यम 120/80, 120/80, यानी इसमें mmPSG का मतलब क्या होता है, मिलीमीटर ऑफ मरकरी, यानी ये ब्लड प्रेशर को मापने के लिए यूज किया जाता है। याद रखना ये हमारा मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है जो ब्लड प्रेशर को मापने के लिए यूज में लाया जाता है। तो जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है ये 120/80 mmHg होता है। नॉर्मल सिस्टोलिक, देखो 2 शब्द होता है, यानी हमारी जो हार्ट की जो क्रिया होती है 2 होती है, सिस्टोलिक और डिस्टोलिक। सिस्टोलिक में क्या होता है, जब ये सिकुड़ता है, सिकुड़ने के बाद क्या करता है हृदय पूरे ब्लड को दे देता है, छोड़ देता है। और डायसिस्टोलिक में ये फैलता है और फैलने के बाद ये पूरे जो ब्लड होता है उनको अपने में ग्रहण कर लेता है। तो ये 2 क्रियाएं हमारा हृदय करता है, सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक। जो सिस्टोलिक होता है उसकी रेट ज़्यादा होती है, जो डायसिस्टोलिक होता है उसकी रेट कम होता है, ये याद रखना। और लेकिन जब इसकी कंडीशन बढ़ती है, जब इसकी रेट बढ़ता है तो ज़्यादा भयावह स्थिति होती है डायसिस्टोलिक की। तो देखिए आप इसका जो नॉर्मल सिस्टोलिक रेट है कितना होता है, 110 से 145 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, 110 से 145 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। और जो डायसिस्टोलिक होता है, ये डायसिस्टोलिक जो होता है हमारा 70 से 90 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है। डायसिस्टोलिक 70 से 90 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है। और जो सीवियर हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, देखिए आपका ये नॉर्मल था 120/80, लेकिन जब इससे ज़्यादा यानी सीवियर बहुत ही ज़्यादा कंडीशन हो जाती है, ज़्यादा हो जाता है बीपी का, तो देखिए वो 120 से ऊपर हो जाता है। कितना, 120 से ऊपर होता है, वो क्या होता है, सीवियर हाई ब्लड प्रेशर होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इनमें से उदासीन रंगों के प्रकारों को छाटिए। तो देखिए इसमें हमारा उदासीन 3 प्रकार के संश्लेषित रंग पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं ये आपको हमने अब पढ़ाया भी है रंग में, आप डिटेल देखना है तो आप वस्त्र विज्ञान बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया, वहाँ जा करके देख सकते हैं। ये जो रंग होते हैं, एक प्राकृतिक होता है, सिंथेटिक होता है। सिंथेटिक आपका 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, अम्लीय, क्षारीय और उदासीन। 3 प्रकार के सिंथेटिक रंग होते हैं, अम्लीय, क्षारीय और न्यूट्रल होते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने इसको अलग ही कर दिया। अब आपको बताना जो न्यूट्रल रंग होते हैं वो कौन कौन से हैं। देखिए आपके प्रत्यक्ष रंग, वैट रंग और सल्फर रंग, ये 3 क्या होते हैं, न्यूट्रल रंग होते हैं। क्या होते हैं, न्यूट्रल रंग होते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने देखिए B, C और E इसका आंसर है।
अब नेक्स्ट पे आते हैं, अभिकथन और कारण पे क्वेश्चन है आपका ये। इसमें अम्लीय रंग अम्लीय प्रकृति के होते हैं और जिसमें कार्बनिक अम्लों के सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम के लवण होते हैं। यानी अम्लीय क्या है, अम्लीय प्रकृति के होते हैं, इसमें कार्बनिक अम्ल, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम के लवण होते हैं। यदि आप इसके बारे में पढ़ा होगा तो बहुत ही आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। और ये वनस्पत रेशों को रंगने के लिए उपयुक्त होते हैं। अब इसका देखिए मैंने आपके लिए आंसर छोड़ा है, इस आंसर का आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, तो आप इसको ढूंढ के बताएंगे। अब इस क्वेश्चन को यदि आप ढूंढेंगे तो आपको इसके साथ और भी आंसर पता चल जाएंगे और भी उसको क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएंगे। इसीलिए मैंने इसको आपको दिया है क्लू कि आपको बताना है कि ये जो मैंने दिया है इसमें कौन सा आंसर सही होगा, ए, बी, सी और डी में कौन सा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मौलिक रूप से संश्लेषित रंग कोलतारों से निर्मित होता है। क्या कह रहा है इसमें, जो मौलिक रंग होते हैं, क्या कह रहा है इसमें कि जो मौलिक रूप से संश्लेषित रंग कोलतारों से क्या होते हैं, निर्मित होते हैं, यानी उसको बनाए जाते हैं। अब है इसमें कि जो रासायनिक प्रतिक्रियाओं के द्वारा प्राप्त किया जाता है, ये इसके क्या है, अभिकथन है। कारण बताना है कि संश्लेषित रंगों का प्रयोग रंगाई और छपाई में आकर्षक बनाने के लिए किया जाता है। तो देखिए बहुत ही अच्छा इसका क्वेश्चन का आंसर भी है, ये आपको क्वेश्चन आया भी है। तो हमेशा जानिए जो मौलिक रूप से जो संश्लेषित रंग होते हैं वो कोलतारों से ही बनाए जाते हैं और इनका रासायनिक प्रतिक्रियाओं के द्वारा इनको प्राप्त किया जाता है और इनको मोस्टली रूप से रंगाई और छपाई में बनाया जाता है। तो इसका जो आंसर जाता है, इसका सही व्याख्या कर रहा है तो ए और आर दोनों सही है, आर जो है एक की सही व्याख्या कर रहा है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि वस्त्र के रंग, देखिए इसमें कह रहा है कि वस्त्र के रंग के पक्केपन की जांच कितने तरीकों से की जाती है। यानी जो वस्त्र में रंग होते हैं उनके पक्केपन की जांच करना है तो कितने तरीक़ों से इसकी हम जांच करेंगे। तो देखिए यहाँ पर धुलाई के प्रति पक्कापन, छपाई के प्रति पक्केपन, इस्त्री के प्रति पक्केपन और वाष्पन के प्रति पक्केपन। देखिए वस्त्र तो बन गया है, अब वस्त्र बन गया है तो ये भी ध्यान में रखना है कि वस्त्र जब बन गया है तो उसकी धुलाई करेंगे, उसके बाद उसकी इस्त्री भी करेंगे और यानी प्रेस करेंगे और उसके वाष्पन के प्रति, यानी उसको यदि गर्म पानी में रखते हैं उसका क्या छूटता है कि नहीं छूटता है, वो होता है वाष्पन के प्रति पक्केपन। तो ये तीनों चीज़ें सही है कि धुलाई में देखते हैं, प्रेस करते समय देखते हैं, वाष्पन में देखते हैं, लेकिन छपाई तो इसको तभी करते हैं जब कपड़ा बना रहे होते हैं तभी इसको करते हैं, तो छपाई हम बाद में नहीं करते हैं। तो ये इसका आंसर ए, सी और डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाग छुड़ाने के लिए उनकी विधियों से उनके तत्व जो होते हैं उनके पदार्थों या तत्वों का वर्णन या मिलान कीजिए। अब देखिए इसमें है ये आपकी दाग धब्बे छुड़ाने की विधियां हैं। अब इन विधियों में कौन कौन से तत्व का प्रयोग किया जाता है इन विधियों में, तो ये आपको बताना है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके हर एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। देखिए घोलक विधि, अब घोलक विधि में क्या है, हमने आपको पढ़ाया है, जिसमें आपको उस जो आपके धब्बे होते हैं उनको क्या करते हैं, उनको अपने में घोल लेने का काम करता है। तो ये हमारा क्या होता है, बेंजीन, पेट्रोल और तारपीन, ये मुख्य रूप से होते हैं किसके लिए, घोलक में इनका प्रयोग किया जाता है। दाग धब्बों को जो अपने में घोल लेते हैं ये होती है बेंजीन, पेट्रोल और तारपीन। नेक्स्ट हमारा विरंजन विधि। अब विरंजन विधि में क्या होता है, जो ऑक्सैलिक एसिड होते हैं, सुहागा, जेबल वाटर, ये विरंजन होते हैं, इनके और इन तत्वों का प्रयोग करके वहाँ से धब्बे को विरंजित कर लिया जाता है। तो ये होते हैं विरंजन मेथड। तीसरा आता है चूसक या अवशोषक, यानी जो अपने में क्या करें, धब्बों को वहाँ से अवशोषित कर ले, वहाँ से सोख ले। ये हमारा चॉक, टेल्कम पाउडर, मैदा, ये क्या होते हैं, ये अवशोषक पदार्थ होते हैं। तो ये इसका आंसर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि तारकोल, पेंट, वार्निश के दाग धब्बे छुड़ाने के लिए रासायनिक विधि का प्रयोग करते हैं। अब ये अभिकथन है, ये इसके कारण है कि दाग धब्बों को छुड़ाने के लिए तारपीन का तेल या पेट्रोल को रुई में लगाकर रगड़ने से दाग निकल जाते हैं। देखिए अब आपको दाग धब्बे वाला चैप्टर भी देखना है, इसी देखा मैंने हमने यहाँ पर आंसर नहीं लिखा है। तो ये आपको क्वेश्चन, ये चैप्टर आप देख लीजिएगा, मैं इसका आंसर कल बताऊंगी। तो तारकोल, पेंट, वार्निश के दाग धब्बे छुड़ाने के लिए रासायनिक विधि का प्रयोग करते हैं। इसका कारण है कि दाग धब्बों को छुड़ाने के लिए तारपीन का तेल, पेट्रोल को रुई में लगाकर रगड़ने से दाग निकल जाते हैं। यानी इसको ये कथन का वर्णन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में आप देंगे। और ये क्वेश्चन आप, इसका आंसर आप हमें देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ से हमने नंबरिंग नहीं किया है, थोड़ी सॉरी इसके लिए, और मैं नंबरिंग करना इसको भूल गई,
तो आप ऐसे ही दे देंगे, मैं इसका आंसर आप समझ जाऊंगी आप क्या देना चाह रहे हैं, क्योंकि 2 ही क्वेश्चन मैंने पूछा है। तो अब आते हैं गर्भावस्था के दौरान एक महिला बच्चे की क्रियात्मक यानी जो विकास है कौन कौन सी क्रियाओं का अनुभव करती है। देखिए गर्भावस्था के दौरान बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये, गर्भावस्था के दौरान एक महिला बच्चों की क्रियात्मक विकास यानी गतिशीलता यानी जो होती है मूवमेंट जो होता है, जो गर्भावस्था में जो महिलाएं होती हैं फील करती हैं, इसमें कौन कौन सी क्रियाओं को फील करती हैं। तो देखिए इसमें फ्लटरिंग है, दूसरा हमारा आता है बी यानी हिकअप्स है, तीसरा है टर्न्स एंड ट्विंस, क्या होते हैं वो टर्न्स होते हैं, और उसके बाद आता है हमारा किक्स यानी इस तरह से पैर जैसे मारते हैं किक करते हैं। तो ये इनकी क्या है क्रियाएं हैं, जबकि हमारे रूटिंग और मोरो रिफ्लैक्स ये क्या है जन्म के बाद होने वाली क्रियाएं होती हैं। तो यहाँ पे याद रखना फ्लटरिंग, हिकअप्स, टर्न्स एंड किक्स ये क्या है, ये मुख्य रूप से गर्भावस्था में जो महिलाएं होती हैं वो फील करती हैं कि बच्चों की गतिशीलता का अनुभव। अब देखिए ये क्वेश्चन नेक्स्ट आते हैं हमारा, ये बाल विकास से ही संबंधित क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये भी बहुत ध्यान से देखिएगा। करेक्ट द सीक्वेंस ऑफ फीटस एक्टिविटीज इन यूट्रस, यानी यूट्रस में जो बच्चों की जो फीटस की जो क्रियाएं हैं उनको एक सीक्वेंस में करें, यानी कैसे बच्चा कौन कौन से सबसे पहले क्रियाएं शुरू करता है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि कौन कौन सबसे पहले क्या काम करता है। तो पहला क्या होता है, टर्न होता है, क्या करता है वो, पहले टर्न होता है। उसके बाद क्या करता है, ट्विस्ट होता है यानी मुड़ता है, टर्न ट्विस्ट करता है। उसके बाद किक ऑफ द लेग्स यानी लेग का प्रयोग, लेग से किक करता है। उसके बाद आता है थ्रस्ट ऑफ द हैंड यानी अपने हैंड को थ्रस्ट करने का काम करता है। लास्ट में है पुशिंग बाय हेड यानी हेड के द्वारा पुश करने का काम करता है। देखिए ये आपका सीक्वेंस भी आया है क्वेश्चन, तो याद रखना पहले टर्निंग है, उसके बाद ट्विस्टिंग है, उसके बाद है किक्स ऑफ द लेग, फिर थ्रस्ट ऑफ द हैंड, उसके बाद लास्ट में आता है पुशिंग बाय हेड। तो ये मैंने पढ़ाया है, आप बाल विकास में जाकर के इस चैप्टर को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए इसमें क्या है, इसमें कौन सी नवजात शिशु की क्रियाएं हैं जो जन्म के 2 महीने तक विद्यमान या दिखाई देती हैं। ये आपका क्वेश्चन एक क्वेश्चन अवश्य रहता है, इसलिए मैंने क्वेश्चन बनाया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर ध्यान दीजिएगा। और इसको यदि आप जानते नहीं हैं तो पूरा डिटेल आप जाकर के वीडियो में देख सकते हैं, नवजात शिशु की जो क्रियाएं होती हैं। तो देखिए इसमें आपका है कि ऐसी कौन सी क्रियाएं हैं जो बच्चों के जन्म के केवल 2 महीने तक ही वो दिखाई पड़ती हैं, उसके बाद डिसअपीयर हो जाती हैं यानी वो गायब हो जाती हैं, फिर वो दिखाई नहीं पड़ती हैं। तो देखिए इसमें आपका है बी यानी आपका मोरो रिफ्लैक्स, उसके बाद डी वॉकिंग एंड स्टीपिंग, और उसके बाद आता है स्टीपिंग रिफ्लैक्स। तो ये आपके हैं मोरो रिफ्लैक्स, वॉकिंग और उसके बाद स्टीपिंग रिफ्लैक्स आता है। ये आप नहीं देखा होगा, जाकर के आप देख सकते हैं, मोरो रिफ्लैक्स, वॉकिंग और स्टीपिंग। और ये सारी क्रियाएं हैं जो ये 6 महीने 9 महीने तक भी चलती हैं। प्लांटर ग्रैप्स होती हैं जो पैरों में इनके क्रियाएं करते हैं, यानी गुदगुदी सी करते हैं तो हटा लेते हैं। और इसके बाद है टोनिक, गले को जिधर जाते हैं उधर जो है मोड़ते हैं। ग्रैप्स रिफ्लैक्स को उनके हाथ को रखते हैं उनके हाथों में तो पकड़ लेते हैं। तो ये सारी क्रियाएं भी बाद में भी करते हैं 2 महीने के बाद भी। तो ये चीज़ें हैं, इसमें आप अच्छे से और देखना हो जाकर के आप देख सकते हैं। अब देखिए सर्वप्रथम शिशु की आँखों की गति होती है, ये आपका बताना है कि सर्वप्रथम आँखों की गति क्या होती है, इसमें आपका क्या होता है। तो देखिए इसमें सर्वप्रथम जो शिशु की आँखों की जो गति होती है वो क्या होती है, वो हॉरिजॉन्टल होती है। ये क्वेश्चन आप आंसर इसका याद देख लेना, इसका आंसर होगा आंसर ए। क्या होगा ये आंसर ए कि शिशु की जो आँखों की गति होती है पहले क्या कैसे करते हो, हॉरिजॉन्टल रूप में देखें तब वर्टिकल देखते हैं, यानी कोई अगल बगल होता है तो अपने सर को हिला करके देखते हैं। और वर्टिकल कब होता है, जब थोड़ा थोड़ा और बड़े होते जाते हैं तब वो वर्टिकल यानी सीधे कोई जा रहा हो तो उसके बहुत दूर तक उसको देखने उसका पीछा करते हैं, तो यानी वर्टिकल बाद में होता है। उनकी आंखों की गति पहले क्या होता है, हॉरिजॉन्टल होता है। क्या होता है, हॉरिजॉन्टल होता है। और सर्कुलर भी धीरे धीरे आने लगता है, यानी चारों तरफ वो देखने लगते हैं। अब आता है हमारा, किस अवस्था को अवेकर्ड एज के नाम से जाना जाता है। किस अवस्था को अवेकर्ड एज के नाम से जाना जाता है, ये हमारी क्या होती है, ये एडोलसेंस की अवस्था होती है, इसमें अवेकर्ड एज के नाम से भी पुकारा जाता है। अब इस अवेकर्ड का नाम आप जाकर के देखिएगा, इसको मैंने किशोर अवस्था में पढ़ाया है, वहाँ जाकर के आप देखिएगा, इससे आपको पूरी चीज़ें पता चल जाएंगी वहाँ से। और बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन, ये लास्ट 2 क्वेश्चन आपके बहुत ही मोस्ट हैं, इसको देख लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपके हैं, ये आपके मिलान के क्वेश्चन इससे ज़रूर ही आते हैं।
तो देखिए इसमें क्या है, अम्लीय रंग, क्षारीय रंग, उदासीन रंग, ये किसके किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं, ये क्वेश्चन आपका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार ध्यान से बहुत देखिएगा। अम्लीय रंग, क्षारीय रंग, देखिए जो अम्लीय रंग होता है ये ऊनी रेसी वस्त्रों पर, यानी जो जंतु जगत के होते हैं उनके लिए अम्लीय रंग होता है। क्यों? क्योंकि उनका अम्ल का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता, इसलिए अम्लीय रंगों का प्रयोग करते हैं किस पर, ऊनी रेशमी वस्त्रों पर। और जो क्षारीय रंग होता है, क्षारीय रंग जो होते हैं क्योंकि क्षार का उस पर प्रभाव नहीं पड़ता है, अम्ल का प्रभाव पड़ता है, इसीलिए सेलुलोज को क्षारीय रंगों से रंगते हैं। और देखिए एक चीज़ और इसमें जानिएगा, क्षारीय रंगों के साथ साथ प्राणीज जो रेसे होती है उनको भी रंगने के लिए क्षारीय रंगों का प्रयोग करते हैं। यानी अम्लीय में केवल जंतु जगत से है, लेकिन क्षारीय में जो होते हैं इसमें सेलुलोज और प्राणीज दोनों प्रकार के रेसों को रंगने के लिए प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर केवल सेलुलोज आएगा तो क्षारीय को आप टिक करेंगे। अब देखिए हमारा है उदासीन रंग। उदासीन क्या करते हैं, ये अधिकांशतः सेलुलोज वर्ग को रेसों को रंगने के लिए ज़्यादातर उदासीन रंगों का प्रयोग किया जाता है। ज़्यादातर प्रयोग करने के लिए उदासीन रंगों का प्रयोग करते हैं सेलुलोज वस्त्र के जो वर्ग होते हैं उनका। नेक्स्ट हमारा आता है नेप्थोलिया, जिसको हम एजोइक भी कहते हैं। नेप्थोलिया एजोइक कहते हैं। ये क्या करता है, ये डिस्चार्ज जो प्रिंटिंग होती है उसके लिए किया जाता है। देखिए डिस्चार्ज प्रिंटिंग, मैंने प्रिंटिंग चैप्टर पढ़ाया है, प्रिंटिंग चैप्टर आप जा करके और अच्छे से देख सकते हैं। तो जो आपका नेप्थॉल होता है डिस्चार्ज प्रिंटिंग के लिए प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है मोर्डेंट या क्रोम। मोर्डेंट या क्रोम क्या करता है, ये कोलतार से प्राप्त होने वाले रंग होते हैं। इनको रंगक यानी बंधक के रूप में इनको ज्वाइंट करके जो है रंगने के काम में लाया जाता है। ये हमारे मोर्डेंट होते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है यफ। यफ में आता है डिस्पर्स। डिस्पर्स रंग क्या होते हैं, इनको फैलने वाले रंग कहते हैं। और डिस्पर्स रंग का प्रयोग कृत्रिम रेशों को रंगने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। डिस्पर्स रंग को, ये फैलने वाले रंग होते हैं, इनको कृत्रिम रेशों को रंगने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन से विधियों के द्वारा जो है रेशों को कच्ची अवस्था में रंग लिया जाता है। कच्ची अवस्था का मतलब वो रेशे के रूप में, धागे के रूप में उसको रंग लिया जाता है। तो कौन कौन सी इसमें क्रियाएं हैं, ये आपको जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है भी आपका है। तो देखिए इसमें है टॉप रंगाई, यार्न रंगाई, डॉप रंगाई, पीस रंगाई और स्टॉक रंगाई। इसमें आपके जो कच्ची अवस्था में रंगते हैं हमारा टॉप रंगाई होती है और डॉप रंगाई होती है और स्टॉक रंगाई होती है। क्या क्या है, टॉप, डॉप और स्टॉक, इनकी ही रेशे की अवस्था में उसको रंग लिया जाता है, ये होते हैं। लेकिन जो पीस वाले होते हैं और यानी इनको धागे की अवस्था में रंगते हैं, इनके कपड़े बन जाते हैं तब रंगते हैं। तो ये दोनों तीन बातें याद रखना कि टॉप, स्टॉक और डॉप, ये जो रंगाई होती है ये कच्ची अवस्था में ही रेशे को रंग लिया जाता है, ये होती है। तो ये हमारी वीडियो है। तो यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में इसको शेयर करिए, सारे बच्चे इससे पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ हो सके। आप यदि सफल होंगे तो मुझे बहुत ही खुशी होगी, क्योंकि सबसे बड़ा उद्देश्य होता है टीचर का कि जो बच्चे हों उनके द्वारा जो कह सकते हैं कि आगे हैं, उनको उनकी सफलता से ही उनको खुशी मिलती है। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी होगी यदि आप हमसे लाभान्वित होंगे। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए और इसे हमें कमेंट में आंसर बताइएगा। बहुत ही कम ही लोग आंसर देते हो, प्लीज़ इसका आंसर दिया करिए, क्योंकि देखते तो ज़्यादा हैं, लाइक भी कम करते हैं और साथ में आप कमेंट भी नहीं करते, यानी आप क्वेश्चन का आंसर भी नहीं देते हो, यानी आप अपना खुद ही जो है नुकसान कर रहे हो। तो प्लीज़ आंसर देना, आंसर दिया करिए, इससे आपकी हैबिट भी बनेगी और आप जो है आपका नॉलेज भी बढ़ेगा। तो ये जो है आपका है। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक और शेयर बटन दबाइए और यदि आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो ये हमारा वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।